Hello and welcome to the wonderful world of economics. Yes, friend. Today we are going to discuss what are the factors or determinants which affect the supply of money in a very easy way. As you know that simplicity is our main motto. Now in the last part हमने discuss किया था कि जो supply of money है, it is the stock of money in the circulation of the economy during a given period of time. यानी ये जो मनी की सप्लाई है जो हमारी इकोनॉमी में स्टॉक के फॉर्म में हमारे पब्लिक के पास अवेलेबल है, इट इज़ हेल्ड बाय द पब्लिक इन द फॉर्म ऑफ स्टॉक विच इज़ यूज्ड फॉर द वेरियस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर पर्पस, जो हम डिफरेंट पर्पसेस के लिए उसको यूज़ करेंगे। तो ये स्टॉक भी है और ये फ्लो भी है जो धीरे धीरे एज पर द रिक्वायरमेंट हम इकोनॉमी में सप्लाई करते हैं। ना आज हम देखेंगे कि ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो स्टॉक ऑफ मनी पे अफेक्ट करते हैं। हमने देखा था स्टॉक ऑफ मनी कैसे डिसाइड होता है, मनी का स्टॉक M इंटू वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन, यानी स्टॉक ऑफ मनी यानी मनी सप्लाई इज इक्वल टू MS इज इक्वल टू M इंटू V। हमने ये फॉर्मूला किया था लास्ट पार्ट में। तो वो जो सप्लाई ऑफ मनी है यानी MS, it is affected by so many factors and determinants surrounding economy. So that we are going to discuss in current lecture. So basically अगर हम बात करें कि जो determinants हैं या factors हैं जो मनी सप्लाई पे अफेक्ट करते हैं वो दो तरह के रहते हैं। नंबर वन है एक्सटर्नली। अगर हम एक्सटर्नली इकोनॉमी की बात करें तो RBI उसको बहुत अफेक्ट करती है। RBI यानी द बेस और साइज ऑफ हमारा मनी सिस्टम, हमारा मॉनेटरी सिस्टम कैसा है, हमारा करेंसी सिस्टम कैसा है, उस पे डिपेंड करता है। यानी उस पे साइज ऑफ द आवर मॉनेटरी बेस किस तरह से हमने डिसाइड किया है, तो RBI की तरफ से एक्सटर्नली इफेक्ट करता है। अगर RBI मॉनेटरी बेस हाई रखती है तो सप्लाई ज़्यादा, अगर वो कम रखती है तो सप्लाई कम। और दूसरा रहता है इंटरनली। इंटरनली हम बहुत सारे फैक्टर्स देखेंगे जो हमारे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की वजह से मनी सप्लाई को अफेक्ट करते हैं। तो इंटरनली अफेक्ट होता है बाय द चेंजेस इन वेरियस इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, जिसकी वजह से कभी सप्लाई आइदर इट इज़ रिड्यूसिंग और सम टाइम बाय पॉजिटिव इफेक्ट इट विल गो ऑन इंक्रीजिंग। तो एक्सटर्नली इट विल बी अफेक्टेड बाय RBI। वो RBI से अफेक्टेड होता है क्योंकि RBI आपके मॉनेटरी बेस को जो हाई पावर्ड मनी हम कहते हैं उसमें काफ़ी बदलाव या चेंजेस लाता है, जिसकी वजह से सप्लाई जो है वो काफ़ी फ्लक्चुएट और चेंज होती रहती है। और दूसरा है इंटरनली, कभी कभी हमारी इकोनॉमी में ऐसे फैक्टर्स पॉजिटिवली अफेक्ट करते हैं जो आपके मनी सप्लाई को आइदर इंक्रीज और डिक्रीज करते हैं। तो चलो डिस्कस करते हैं वन बाय वन। सबसे पहला जो एक्सटर्नली वेरी इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो है हाई पावर्ड मनी। जब हम कहते हैं हाई पावर्ड मनी तो इन शॉर्ट हम कहते हैं H, हाई पावर्ड मनी। इट इज़ अफेक्टेड बाय 3 फैक्टर्स। दैट इज़ फर्स्ट द करेंसी, जो करेंसी हमारे इकोनॉमी में अवेलेबल है, जिसकी सप्लाई थ्रू आउट आवर इकोनॉमी हो रही है, फ्लो हो रहा है, दैट इज़ करेंसी जो हमारी इकोनॉमी में मूव हो रही है। मॉनेटरी बेस विच इज़ अडॉप्टेड बाय द RBI, ये सबसे पहला। दूसरा आता है रिजर्व्स। जितने रिजर्व्स अवेलेबल हैं विद द बैंक्स, वो भी हमारे मॉनेटरी बेस का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। तो हमारे हाई पावर्ड मनी यानी साइज ऑफ मॉनेटरी बेस, हमारा मॉनेटरी बेस कैसे बना हुआ है, अगर उसमें सप्लाई ज़्यादा, मॉनेटरी बेस वाइडर, तो सप्लाई भी ज़्यादा होगा। तो हाई पावर्ड मनी यानी H, और उसके हिस्से बनते हैं 3। दैट इज़ नंबर 1 करेंसी जो आपकी इन टोटल इन सर्कुलेशन है जो RBI ने सप्लाई की है। नंबर 2 रिजर्व्स विच आर हेल्ड बाय द बैंक्स, जो बैंक्स के पास अवेलेबल हैं, प्लस अदर डिपॉजिट्स जो हमारी इकोनॉमी में मूव हो रहे हैं। जब ये तीनों ऐड होते हैं यानी करेंसी प्लस रिजर्व्स और प्लस अदर डिपॉजिट्स जब ऐड होते हैं तो हमें मिलता है एक साइज ऑफ मॉनेटरी बेस। ये जो है इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट जो है, जो हमने कहा एक्सटर्नली डिसाइडेड होता है बाय RBI। क्योंकि हमेशा याद रखना फ्रेंड्स, हमारे इकोनॉमी में 2 पॉलिसीज़ रहती।
नंबर 1 मॉनेटरी पॉलिसी, जिसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी कौन शेयर करता है? आरबीआई, क्योंकि सेंट्रल बैंक टेक द अथॉरिटी टू प्रिपेयर द एंड एग्जीक्यूट द मॉनेटरी पॉलिसी। और दूसरी तरफ से रहता है फिस्कल पॉलिसी, इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी कौन शेयर करता है? आवर गवर्नमेंट। तो हमारी गवर्नमेंट फिस्कल पॉलिसी के थ्रू जो है वो हमारी इकोनॉमी को रेगुलेट करती है, और आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसीज़ के थ्रू रेगुलेट करती है। दोनों पैरेलल चलती है, कोई भी किसके वर्किंग में इंटरफियर नहीं करता है। दोनों का एक ही मोटिव, एक ही मकसद, एक ही पर्पस रहता है, टू अचीव द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ आवर कंट्री। वो एक्सपेक्टेड टारगेट्स को अचीव करना चाहते हैं। ओके तो पहला हमने पढ़ा हाई पावर्ड मनी, यानी साइज ऑफ मॉनेटरी बेस। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टू डिसाइड द लेवल ऑफ सप्लाई ऑफ मनी इन द इकोनॉमी। अगर आपका मॉनेटरी बेस वाइड है तो सप्लाई ऑफ मनी ऑटोमेटिकली ज़्यादा हो जाएगी, और अगर वो साइज ऑफ मॉनेटरी बेस छोटा है, स्मॉलर है, रिड्यूस किया है, कंट्रोल किया है, रिस्ट्रिक्टेड है, तो सप्लाई ऑफ मनी इन द इकोनॉमी विल बी रिड्यूस्ड। ओके देन सेकंड वन, चॉइस ऑफ द कम्युनिटी। अब हमारी इकोनॉमी में चॉइस ऑफ द कम्युनिटी आल्सो अफेक्ट द सप्लाई ऑफ मनी, क्योंकि हमारे पास, हमारी यानी कम्युनिटी में जितने भी पब्लिक हैं उनके पास क्या रहता है? नंबर 1 एक तो कैश की रिक्वायरमेंट रहती है, डिमांड फॉर कैश। दे ऑलवेज प्रेफर टू होल्ड द कैश टू सेटिस्फाई डेली रेगुलरली सो मेनी ट्रांजेक्शन। और उसके साथ साथ उनके पास क्या रहते हैं? डिमांड डिपॉजिट, जो भी वो अपने अपने चॉइसेस को, अपने अपने सो मेनी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए हमेशा यूटिलाइज करते रहते हैं। नाउ अब यही पब्लिक जो कैश भी यूज़ करती है, डिमांड डिपॉजिट्स भी यूज़ करती है, वो आपके साइज ऑफ मनी सप्लाई पे अफेक्ट करती है। से फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर पीपल प्रेफर करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा वो बैंक्स की ट्रांजैक्शंस को यूज़ करें, उनको बैंकिंग हैबिट्स ज़्यादा हैं इंस्टेड ऑफ कैश, यानी वो कैश कम पसंद करते हैं। जैसे आप देखते हो डेवलप कंट्रीज़ में या इन अर्बन एरियाज़ में, हमें यहाँ प्लास्टिक मनी यूज़ करने की ज़्यादा हैबिट रहती है। कहीं पे भी हम गए तो हमने अपना डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड यूज़ कर लिया, या सिंपली हमको थोड़ी भी पेमेंट करनी है, मेडिकल वाले से मैंने मेडिसिन्स ले ली, या सपोज़ ग्रोसरी वाले से मैंने ग्रोसरी ले ली, या सपोज़ इलेक्ट्रिसिटी का बिल भरना है तो मैंने डायरेक्टली जीपे से पेमेंट कर लिया, फ़ोन पे से पेमेंट कर लिया। तो ये मेरे पास, जब हमारी इकोनॉमी में इस तरह की आदत है, यानी वी आर नॉट यूज्ड यूटिलाइजिंग मोर ट्रांजेक्शन ऑन कैश, तो सप्लाई ऑफ मनी का वॉल्यूम बढ़ जाएगा। तो ये कम्युनिटी का जो चॉइस रहता है ये भी इफ़ेक्ट करता है। अगर कम्युनिटी पसंद करती है कैश की ट्रांजैक्शन, तो फिर वो बैंकिंग ट्रांजैक्शंस को कम पसंद कर रहे हैं, उनको बैंकिंग हैबिट्स कम है, यानी वहाँ से आपकी ट्रांजैक्शन स्लो हो रही है, यानी सप्लाई ऑफ मनी विल बी reduce। तो इसके लिए स्पेशली आई हैड गिवन द एग्जाम्पल कि इफ़ द पीपल प्रेफर टू मेक पेमेंट बाय चेक, सपोज एक सिंपल एग्जाम्पल है, अगर लोग पसंद कर रहे हैं कि आई प्रेफर टू मेक एनी पेमेंट बाय चेक, यानी मुझे बैंकिंग हैबिट्स हैं, इंस्टेड ऑफ कैश, देन वॉल्यूम ऑफ मनी सप्लाई विल बी मोर। यानी बैंकिंग हैबिट्स अगर हैं तो आपकी मनी सप्लाई विल बी मोर, एंड वाइस वर्सा, यानी बिल्कुल उल्टा, क्योंकि अगर हम कैश ट्रांजैक्शंस यूज़ करते हैं तो वो ब्रेक हो जाता है। तो इसकी वजह से आपकी इकोनॉमी में जो सर्कुलेशन होना चाहिए, फास्ट होना चाहिए, वो नहीं हो पाता। तो ये है आपकी इकोनॉमी का सेकंड फैक्टर, दैट इज़ चॉइस ऑफ कम्युनिटी। लेकिन इसमें एक और स्पेशल फीचर, जब हम लोग इस तरह की डिमांड फॉर कैश रखते हैं, यानी हम प्रेफर करते हैं अपने पास लिक्विडिटी होना चाहिए, हमारे पास डिमांड डिपॉजिट होना चाहिए, या हमारे पास बैंकिंग हैबिट है, ये सब जो चीज़ें हैं, यानी इट विल अफेक्टेड बाय सो मेनी फैक्टर, यानी चॉइस ऑफ कम्युनिटी ये भी बहुत से फैक्टर से अफेक्टेड होता है। जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया है कि नंबर 1 प्राइस लेवल। प्राइस लेवल इकोनॉमी में क्या है, वो भी आपके चॉइस ऑफ होल्डिंग द कैश और यूजिंग द बैंकिंग हैबिट्स, यूजिंग द बैंकिंग ट्रांजैक्शन, उस पर अफेक्ट करता है कि प्राइस लेवल क्या है, उसके हिसाब से आप लोग अपने पास कैश रखना पसंद करोगे। ओके देन है नेक्स्ट आता है इनकम लेवल।
इनकम लेवल ज़्यादा होता है तो हम अपने पास कैश भी ज़्यादा रखना पसंद करते हैं, प्लस बहुत सारी ट्रांजेक्शन्स बैंक्स की भी होती हैं। तो इट्स डिपेंड अपॉन द नेचर एंड टेंडेंसी एंड बिहेवियर ऑफ द पीपल कि उनका इनकम लेवल क्या है, उनकी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्या है, उनका पैटर्न कंजम्पशन पैटर्न क्या है, उस पर भी आपकी कम्युनिटी की चॉइस डिपेंड करती है। नेक्स्ट है बैंकिंग हैबिट्स आपके कैसे हैं, जो स्पेशली हमने डिस्कस किया कि इन द अर्बन एरियाज़ खास करके एजुकेटेड पॉपुलेशन जो है वो ज़्यादातर बैंकिंग हैबिट्स को ज़्यादा यूज़ करती है, क्योंकि उनको लगता है जब घर बैठे बैठे अगर हम रिचार्ज कर सकते हैं, DTH जो है उसकी पेमेंट कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे कर सकते हैं, या हम लोग हाउस टैक्स पे कर सकते हैं, हर एक चीज़ जब आसानी से घर बैठे हो सकती है तो नॉट नेसेसरी टू मेक द कैश पेमेंट, तो उनकी बैंकिंग हैबिट्स डेवलप होती हैं। तो उसके लिए वॉल्यूम ऑफ मनी सप्लाई ऑटोमेटिकली इट विल गो ऑन इंक्रीजिंग। क्लियर फ्रेंड्स? नेक्स्ट आता है वॉल्यूम ऑफ ट्रेड। अब ये भी डायरेक्टली रिलेटेड होता है। वॉल्यूम ऑफ ट्रेड ज़्यादा है, यानी ट्रेड कॉमर्स जो है वो ज़्यादा एक्सपांडेड है, ट्रांजैक्शंस बहुत हो रही हैं, तो बट नेचुरल हर ट्रांजैक्शन विल बी बेस्ड ऑन मनी सप्लाई, तो हर ट्रांजैक्शन में मनी का वॉल्यूम जो होगा वो सर्कुलेशन में बढ़ेगा एंड वाइस वर्सा। नेक्स्ट है नेचर ऑफ मार्केट। मार्केट का नेचर कैसा है? अगर लिबरलाइज्ड मार्केट है, वाइडर मार्केट है, कनेक्टेड विद द वर्ल्ड इकोनॉमी है, ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस नहीं हैं, यानी इंपोर्ट का भी उनको ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस नहीं हैं, एक्सपोर्ट भी इजीली कर सकते हैं, तो अगर इस तरह से आपका नेचर ऑफ मार्केट काफ़ी लिबरलाइज्ड है, लेस रिस्ट्रिक्शंस हैं, तो भी आपका वॉल्यूम ऑफ मनी सप्लाई हमेशा ज़्यादा रहता है। नेक्स्ट हम देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम। ये भी अफेक्ट करता है कि अगर वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो सप्लाई ऑफ मनी लेवल ज़्यादा होता है, अनइक्वल होता है तो बट नेचुरल सप्लाई ऑफ मनी सप्लाई विल बी अफेक्टेड। लेकिन आपको इतना डिटेल में लिखने की ज़रूरत नहीं है, यू हैव टू राइट सिंपली कि मनी सप्लाई जो है इट इज़ अफेक्टेड बाय द चॉइस ऑफ कम्युनिटी। तो चॉइस ऑफ कम्युनिटी जो है ये कैसे अफेक्टेड होता है, जैसे हमने कहा प्राइस लेवल, आपके इनकम लेवल, आपके बैंकिंग हैबिट्स, या वॉल्यूम ऑफ ट्रेड आपके मार्केट में क्या है या इकोनॉमी में क्या है, नेचर ऑफ मार्केट कैसा आपके इकोनॉमी में है, और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम एक्सेट्रा। ऐसे हमने 5-6 कुछ फैक्टर्स हमने डिस्कस कर लिए। तो नॉट नेसेसरी यू राइट ऑल, आप इसमें से कोई भी 3-4 लिखा तो भी इनफ। मतलब हमें एग्जाम्पल देना है कि जो चॉइस ऑफ कम्युनिटी है वो भी अफेक्ट करती है मनी सप्लाई को, और चॉइस ऑफ कम्युनिटी वो इन फैक्टर की वजह से भी अफेक्टेड होती है। क्लियर फ्रेंड्स? तो 2 पॉइंट्स हमने डिस्कस किया कि चॉइस ऑफ कम्युनिटी प्लस जो हाई पावर मनी है, यानी साइज ऑफ मॉनेटरी बेस, यानी हाई पावर्ड मनी जो डिसाइड होता है करेंसी प्लस रिजर्व्स जो हमारे बैंकिंग सेक्टर के पास है, एंड प्लस अदर डिपॉजिट्स। ओके फ्रेंड्स, नाउ थर्ड पॉइंट है कैश रिजर्व रेशो। अब कैश रिजर्व रेशो ये हम 12th से पढ़ते आ रहे हैं। कैश रिजर्व रेशो जो है वो हर कमर्शियल बैंक, हर बैंकिंग अथॉरिटी जो है वो अपने पास एज पर द गाइडलाइन ऑफ RBI दे विल ट्राई टू मेंटेन द सेपरेट कैश रिजर्व टू मीट विथ द डेली ऑब्लिगेशन ऑफ डिमांड डिपॉजिट्स। क्योंकि डेली डिमांड डिपॉजिट्स की कुछ ना कुछ रिक्वायरमेंट्स आती हैं, उन्हें सेटिस्फाई करना है, तो RBI उनके लिए कैश रिजर्व रेशो मेंटेन करने को कहती है। जैसे एज से फॉर एग्जांपल कि एट प्रेजेंट जो कैश रिजर्व रेशो है दैट इज़ 4%, यानी उन्हें अपने इंटायर डिपॉजिट्स का 4% साइड करके रखना है। दिस इज़ द रेशो, दिस इज़ द अमाउंट ऑफ मनी विच ईच एंड एवरी बैंकिंग अथॉरिटी दे हैव टू कीप असाइड टू मीट विद द डेली ऑब्लिगेशन ऑफ कैश। उन्हें कैश की ऑब्लिगेशन को सेटिस्फाई करना है। अब बट नेचुरल जब हमने देखा था कि शुरू में कैश रिजर्व रेशो 15% था, 1991 में बहुत हाई था, लेकिन धीरे धीरे उसको रिड्यूस करके एट प्रेजेंट कितना किया है, 4%। तो जब हम कैश रिजर्व रेशियो को कम करेंगे, रिड्यूस करेंगे, यानी बैंकिंग की लेंडिंग कैपेसिटी विल इंक्रीज, बढ़ेगी, और जब बैंक ज़्यादा क्रेडिट दे पाएगी, इशू कर पाएगी, ज़्यादा लोन देगी, ज़्यादा क्रेडिट फैसिलिटीज़ देगी, तो वॉल्यूम ऑफ मनी सप्लाई विल ऑटोमेटिकली इंक्रीज। आसान है। तो कैश रिजर्व रेशो अगर कम है
तो सप्लाई ऑफ मनी विल बी मोर एंड वाइस वर्सा, बिल्कुल उसका उल्टा। यानी अगर आपने कैश रिजर्व रेशो बढ़ा दिया तो मनी सप्लाई क्या हो जाएगी, कम, क्योंकि ज़्यादा पैसा हमने साइड कर दिया तो हमने ज़्यादा बोरो यानी लेंडिंग कैपेसिटी को बढ़ाने ही नहीं दिया, ज़्यादा हमने क्रेडिट फैसिलिटीज़ इशू ही नहीं किए, ज़्यादा लोन्स जो है हमने सैंक्शन ही नहीं किए, तो हमारा मनी सप्लाई को हमने कट डाउन कर दिया, कटेल कर दिया। तो इसके लिए अगर CRR कम है तो मनी सप्लाई विल बी हाई एंड उसका वाइस वर्सा। क्लियर? तो ये है कैश रिजर्व रेशियो विच आल्सो अफेक्ट द मनी सप्लाई। नेक्स्ट आता है मॉनेटरी पॉलिसी। अब हमारी मॉनेटरी पॉलिसी मैंने बिगिनिंग में कहा कौन बनाता है, RBI सेंट्रल बैंक वो बनाती है, क्योंकि इट प्ले द इम्पॉर्टेंट रोल इन द बैंकिंग सेक्टर। इट इज़ द अपेक्स और द सुप्रीम अथॉरिटी। अब ये क्या डिसाइड करती है कि हमारी इकोनॉमी में वॉल्यूम ऑफ करेंसी कैसे रहेगा। इसके लिए वो हमेशा क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव मेजर्स को भी अडॉप्ट करती है टू कंट्रोल द वॉल्यूम ऑफ मनी इन द इकोनॉमी। अगर इकोनॉमी में RBI को लगता है कि मुझे क्रेडिट को रोकना है, वॉल्यूम ऑफ करेंसी को रोकना है, तो व्हाट दे डू, दे विल फॉलो वेरियस क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव मेजर्स को फॉलो करते हैं। जब हम कहते हैं ना क्वांटिटेटिव मेजर्स, तो इसमें वॉल्यूम ऑफ मनी की क्वांटिटी वो रिड्यूस होता है, जिसके लिए बैंक रेट पॉलिसी, ओपन मनी ऑपरेशन, कैश रिजर्व रेशो, स्टेचुटरी लिक्विडिटी रेशो, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट या मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, ये सब अलग अलग तरीके हैं टू कंट्रोल द वॉल्यूम ऑफ मनी इन द इकोनॉमी। लेकिन जब हम बोलते हैं क्वालिटेटिव, तो क्वालिटेटिव में क्या होता है, कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं टू कमर्शियल बैंक्स, वो गाइडलाइंस उनको दिए जाते हैं ताकि क्रेडिट जो भी हम दें उन फैसिलिटीज़ को रिड्यूस किया जाए, अंडर कंट्रोल किया जाए। जैसे मार्जिन रिक्वायरमेंट है या कंज्यूमर्स क्रेडिट रेगुलेशन है, या हम लोग कुछ डायरेक्टिव्स देते हैं, या हम लोग सीलिंग द लिमिट कर देते हैं, मॉरल सुशैन कर देते हैं। तो इस तरह से कुछ ऐसे स्टेप्स हम फॉलो करते हैं जिसके थ्रू हम लोग चाहते हैं हमारी इकोनॉमी का मनी का सप्लाई रिड्यूस हो। यानी मॉनेटरी पॉलिसी जो है, जो RBI बनाती है, दैट आल्सो डिसाइड द सप्लाई ऑफ मनी इन द इकोनॉमी। अगर मॉनेटरी पॉलिसी लिबरलाइज्ड है यानी फ्रीडम है तो मनी की सप्लाई ज़्यादा, लेकिन अगर मॉनेटरी पॉलिसी रिस्ट्रिक्टिव है, आपकी थोड़ा कंट्रोल करना चाहती है, यानी क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव मेजर्स लिया है, तो फ्रेंड्स फिर तो थोड़ा मनी का सप्लाई क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। तो ये भी अफेक्ट करता है, यानी मॉनेटरी पॉलिसी भी आपके मनी सप्लाई को अफेक्ट करता है। क्लियर फ्रेंड्स? ओके, नाउ मूव अहेड। नेक्स्ट हम देखते हैं फिस्कल पॉलिसी। अभी हमने कहा मॉनेटरी पॉलिसी जो RBI बनाता है, अब देखेंगे फिस्कल पॉलिसी। ये जो फिस्कल पॉलिसी है वो कौन बनाता है, गवर्नमेंट बनाता है। अब ये फिस्कल पॉलिसी भी आपके मनी सप्लाई को अफेक्ट करता है। ये इंटरनली आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को ऐसे मोल्ड कर देता है कि ऑटोमेटिकली आइदर सप्लाई विल इंक्रीज और डिक्रीज। लेकिन जब हम फिस्कल पॉलिसी करते हैं तो फिस्कल पॉलिसी में हम देखते हैं अलग अलग स्टेप्स लिए जाते हैं कि अगर आपने जैसे फर्स्ट बजटरी पॉलिसी, क्योंकि फिस्कल पॉलिसी के 4 कंपोनेंट्स होते हैं। अब पहले से फॉर एग्जांपल बजटरी पॉलिसी, आपने किस तरह का बजट प्रिपेयर किया है, इम्प्लीमेंट किया है, एग्जीक्यूट किया है इन द इकोनॉमी। से फॉर एग्जांपल अगर आपने सरप्लस बजट बनाया, तो सरप्लस बजट में क्या होता है फ्रेंड्स, सोच के देखो। यानी यहाँ पे रेवेन्यू, गवर्नमेंट रेवेन्यू इज़ ग्रेटर दैन पब्लिक एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू ज़्यादा लेकिन खर्चा कम। जब आपका रेवेन्यू ज़्यादा, गवर्नमेंट को ज़्यादा रेवेन्यू मिल गया, तो मनी का सप्लाई इकोनॉमी में क्या हो जाएगा, रिड्यूस। लेकिन अगर गवर्नमेंट ने डेफिसिट बजट फॉलो किया है, ध्यान देना, डेफिसिट बजट फॉलो किया है, तो यहाँ पे गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इज मोर दैन गवर्नमेंट रेवेन्यू। यानी गवर्नमेंट को रेवेन्यू उतना नहीं मिलता है जितना पब्लिक एक्सपेंडिचर होता है। गवर्नमेंट खर्चा ज़्यादा करती है। अब जब खर्चा ज़्यादा करेगी यानी वॉल्यूम ऑफ मनी सप्लाई क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा।
तो अगर सरप्लस बजट है तो मनी का सप्लाई कम, और अगर डेफिसिट बजट है तो मनी का सप्लाई ज़्यादा। ये MCQs में भी आपको यूनिवर्सिटी लेवल पे ब्लैंक पूछा जाता है कि आपकी बजटरी पॉलिसी भी मनी सप्लाई को अफेक्ट करती है। अगर सरप्लस बजट है तो मनी का सप्लाई कम, और अगर डेफिसिट बजट है तो पब्लिक एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो गया फ्रेंड्स, तो मनी का सप्लाई वॉल्यूम विल गो ऑन इंक्रीजिंग। क्लियर फ्रेंड्स? नेक्स्ट आता है पब्लिक बोरोइंग। अब बजट के दौरान अगर गवर्नमेंट ने इस तरह की प्रोग्राम्स पॉलिसीज़ को एग्जीक्यूट किया है जिसमें दे आर गोइंग टू बोरो फ्रॉम पब्लिक, सोच के देख लो, अगर पब्लिक से बोरो किया यानी पब्लिक का पैसा गवर्नमेंट के पास, तो आपके पास पैसा है यानी पब्लिक के पास ज़्यादा कैश है टू सेटिस्फाई यूअर डेली कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। नॉट, जब है ही नहीं तो कहाँ से वॉल्यूम ऑफ मनी बढ़ेगा, होगा ही नहीं। तो इससे वॉल्यूम ऑफ मनी जो है, सप्लाई ऑफ मनी जो है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इसके लिए जब पब्लिक बोरोइंग होता है तो सप्लाई ऑफ मनी का लेवल रिड्यूस हो जाता है। थर्ड, पब्लिक एक्सपेंडिचर। अब ये रिवर्स हो जाता है। अब जब गवर्नमेंट पब्लिक एक्सपेंडिचर का कोई प्रोग्राम बनाती है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर का पॉलिसी प्रोग्राम बना रही, कोई हाईवे का प्रोजेक्ट है, कोई सी लिंक का प्रोजेक्ट है, कोई नया इनॉग्रेशन ऑफ मेडिकल कॉलेज है, कोई नया रेलवे लाइंस का अगर उन्होंने इनॉग्रेशन किया यानी 1000 करोड़ का प्रोजेक्ट है। अब इतना 1000 करोड़ का प्रोजेक्ट आपकी गवर्नमेंट ने बनाया यानी पब्लिक एक्सपेंडिचर का प्रोग्राम आया। जब आया तो गवर्नमेंट खर्चा करेगी, जब खर्चा करेगी तो वॉल्यूम ऑफ मनी विल गो ऑन इंक्रीजिंग, क्योंकि ये खर्चा होगा ऑन 4 फैक्टर्स, लैंड हो, लेबर हो, कैपिटल हो, उन पे खर्चा होगा, और जब खर्चा होगा तो वॉल्यूम ऑफ मनी विल गो ऑन इंक्रीजिंग। तो पब्लिक एक्सपेंडिचर क्या कर रहा है फ्रेंड्स, आपका मनी सप्लाई को बढ़ा रहा है। नेक्स्ट है टैक्स का पॉलिसी। नाउ आपका मनी सप्लाई टैक्स से भी अफेक्टेड होता है, लेकिन इसमें 2 चॉइस होते हैं फ्रेंड्स। अगर आपकी गवर्नमेंट हाई टैक्सेस डाल रही है, अब आपके पॉकेट से ज़्यादा टैक्स ले लिया, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, एज अ सपोज मैं गवर्नमेंट हूँ, मैंने आपसे ज़्यादा टैक्स ले लिया, तो आपके पास तो पैसे ही नहीं हैं, तो क्या आप खर्चा करोगे, तो आपका मनी सप्लाई हमारी इकोनॉमी में क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। लेकिन अगर सपोज आई इम्पोज लो टैक्सेस, मैंने एज अ गवर्नमेंट अथॉरिटी आपके ऊपर कम टैक्सेस डाला, तो आपके पास तो ज़्यादा पैसे हैं। अब जब पैसे ज़्यादा होंगे तो परचेजिंग पावर ज़्यादा होगा, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ज़्यादा होगा, और वॉल्यूम ऑफ मनी विल गो ऑन इंक्रीजिंग। तो देखो कितना आसान है, खाली आप सोच के देखो, इतना इजीली आप क्वेश्चन कवर कर पाओगे। और ये SY BCom में काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे डिमांड किया जाता है। तो एक फिस्कल पॉलिसी के 4 पार्ट से कौन सी बजटरी पॉलिसी है, अगर सरप्लस बजट है वॉल्यूम ऑफ मनी सप्लाई कम हो जाएगा, अगर डेफिसिट बजट है तो आपका खर्चा मनी सप्लाई ज़्यादा हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट हमने देखा पब्लिक बोरिंग। अगर गवर्नमेंट पब्लिक से बोरो कर रही है, पब्लिक डेप्ट ले रही है, तो बट नेचुरल आपका सप्लाई ऑफ मनी इन द इकोनॉमी विल गो ऑन रिड्यूसिंग। दैन पब्लिक एक्सपेंडिचर, लेकिन अगर गवर्नमेंट अगर खर्चा कर रही है, कोई प्रोग्राम कोई पॉलिसी को एग्जीक्यूट कर रही है, तो सप्लाई ऑफ मनी विल गो ऑन इंक्रीजिंग। एंड लास्ट टैक्स पॉलिसी, जब टैक्स पॉलिसी है उसमें गवर्नमेंट आपके ऊपर हाई टैक्स डालती है, तो बट नेचुरल क्या होगा, आपके पास पैसे कम यानी मनी सप्लाई रिड्यूस। लेकिन अगर गवर्नमेंट आपके ऊपर इम्पोज करती है लो टैक्सेस, तो आपके पास पैसा ज़्यादा, आपका परचेजिंग ज़्यादा, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ज़्यादा, एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा, और मनी की सप्लाई भी ज़्यादा। तो इस तरह से हमने 5 पॉइंट्स यहाँ डिस्कस किए। दैट इज़ हाई पावर ऑफ मनी यानी साइज ऑफ मॉनेटरी बेस, कुछ भी लिखो, ध्यान देना हाई पावर मनी यानी H, करेंसी कितनी सर्कुलेट हो रही है, कितने रिजर्व्स हैं और अदर डिपॉजिट्स हैं। उसके साथ साथ चॉइस ऑफ कम्युनिटी क्या है जो बहुत सारे फैक्टर्स से अफेक्टेड होती है। CRR रेशो यानी कैश रिजर्व रेशो आपकी इकोनॉमी में क्या है, मॉनेटरी पॉलिसी किस तरह से आपकी RBI फॉलो कर रही है, या फिस्कल पॉलिसी आपकी गवर्नमेंट किस तरह से फॉलो कर रही है। लेकिन फिस्कल पॉलिसी के 4 कंपोनेंट्स हैं। ओके फ्रेंड्स, तो देखो कितनी पॉइंट्स हो गई। चलो बढ़ते हैं आगे। 6th पॉइंट, वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन।
अब ये हमारा थर्ड पार्ट होगा। इमीडिएटली हम इसके बाद हम क्वेश्चन करने वाले हैं कि ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं कि जो हमारे वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन को अफेक्ट करते हैं। है क्या ये वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन? तो वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन मैंने पार्ट 1 में भी उसका थोड़ा इंट्रो दिया था, एक छोटा सा टेलर हमने डिस्कस किया था कि वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन यानी कितनी बार आपका मनी जो है, स्टॉक ऑफ मनी है, जब फ्लो हो रहा है तो वो मूव हो रहा है, कितने हैंड्स में वो मूव हो रहा है, तो उसको हम कहते हैं वेलोसिटी यानी स्पीड ऑफ मनी फ्लो इन द इकोनॉमी। तो ये वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन आपका डिसाइड करता है मनी का सप्लाई। जैसे मैंने कहा था कि जो मनी सप्लाई है, जो हमने कहा MS इज इक्वल टू स्टॉक ऑफ मनी इनटू वेलोसिटी, याद है हमने ये फॉर्मूला किया था ना। इसमें वेलोसिटी यानी V जो है इट प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल कि कितना वेलोसिटी है। कि सपोज़ अर्ली इन द मॉर्निंग, जैसे मैंने एग्जांपल भी दिया था लास्ट पार्ट में, कि सपोज़ मैं मॉर्निंग वॉक के लिए जा रही हूँ, आई स्पेंड 100 रुपीज़ फॉर परचेजिंग फ्रूट्स। मैंने फ्रूट वाले से फ्रूट लिया। अब बट नेचुरल फ्रूट वाले की अपनी रिक्वायरमेंट है, मैंने 100 रुपये का नोट उसको दिया। अब फ्रूट वाले ने क्या किया, उसको वेजिटेबल्स चाहिए थी, उसने वही 100 रुपया कुछ वेजिटेबल वाले को दे दिया। देखो सर्कुलेट हो गया, उसी दिन वेजिटेबल वाले को दे दिया। अच्छा, वेजिटेबल वाला उधर ही खड़ा है, उसको भूख लगी थी, उसने वहाँ से नाश्ता ले लिया, उसको वो 100 रुपये का नोट चला गया। अच्छा, जो नाश्ते वाला था फिर उसको कुछ वहाँ से फूड ग्रेन्स परचेज़ करना था, तो उसने ग्रोसरी वाले से कुछ अनाज ले लिया, चावल ले लिया, गेहूँ ले लिया, वो 100 रुपये का नोट उधर चला गया। अब फूड ग्रेन वाले ने मिल्क लेना था, उसने मिल्क वाले को दे दिया, मिल्क वाले ने न्यूज़पेपर वाले को दे दिया। तो ये देखो क्या हो रहा है, फ्रॉम वन हैंड टू अनदर हैंड। वही 100 रुपये का नोट फ्रूट वाला, वेजिटेबल वाला या ग्रोसरी वाला या नाश्ते वाला, न्यूज़पेपर वाला, मिल्कमैन, सबके बीच में घूम रहा है। दैट इज़ कॉल्ड वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन। अगर एक 100 का नोट 5 लोगों के हाथ में गया तो 500 की सर्कुलेशन, मनी सप्लाई कितनी हो गई, 500। अगर वही 100 का नोट 10 लोगों के हाथ में गया तो 1000 की सर्कुलेशन। देखो जितनी वेलोसिटी ज़्यादा, मनी की सप्लाई ज़्यादा। सिंपल। यहाँ पर भी ऐसा ही, अगर आपका वेलोसिटी ऑफ मनी यानी वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन ज़्यादा है तो मनी की सप्लाई भी ज़्यादा, एंड वाइस वर्सा। यानी वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन भी आपकी मनी सप्लाई को डिसाइड करती है फ्रेंड्स। अगर आपकी वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन ज़्यादा हो गई तो आपकी सप्लाई भी ज़्यादा, लेकिन कभी कभी वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन कम हो जाती है। जैसे हमने लॉकडाउन में देखा, हमारी जनरेशन ने सालों के बाद इस तरह का लॉकडाउन फेस किया, तो वॉल्यूम कम हो गया क्योंकि इनकम अफेक्टेड हुई, जॉब्स अफेक्टेड हुई, तो काफ़ी इकोनॉमी जो थी, प्रोडक्शन हाउसेस थे, वो सब अफेक्टेड हुए। जब चारों फैक्टर्स अफेक्टेड हुए तो वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन भी क्या हुआ, रिड्यूस हुआ, तो मनी की सप्लाई भी क्या हो गई, रिड्यूस हो गई। यानी वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन आल्सो अफेक्ट द सप्लाई ऑफ मनी। क्लियर फ्रेंड्स? सक्सेस। नेक्स्ट है 7 पॉइंट, रेट ऑफ इंटरेस्ट। नाउ ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, इट हैव अ पॉजिटिव इफेक्ट ऑन द मनी सप्लाई। क्यों बोल रही हूँ मैं पॉजिटिव इफेक्ट? क्योंकि हम ज़्यादा से ज़्यादा जो मोटिवेटेड होते हैं, अफेक्टेड होते हैं, वो रेट ऑफ इंटरेस्ट से होते हैं। सपोज़ अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा है, हाँ सिंपल है, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा है तो मैं क्या सोचूंगी, ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट कर लूँ क्योंकि मेरा इंटरेस्ट ज़्यादा मिलेगा, मेरा फ्यूचर सेफ हो जाएगा, प्रोटेक्ट हो जाएगा। तो उसी के लिए हम क्या कर देते हैं, अपने पास प्रेफर करते हैं कम कैश। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा, तो व्हाट आई डिड, आई इन्वेस्ट माई अमाउंट, मैंने अपनी सेविंग को डाइवर्ट कर दिया, ओके, और अपने पास कम कैश रखा। मैंने डिमांड डिपॉजिट में भी कम रखा, मैंने सेविंग को डाइवर्ट कर दिया किसी म्यूचुअल फंड में क्योंकि मुझे अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा था। तो देखो मेरे पास डिमांड डिपॉजिट का क्वांटिटी कम हो गया, तो मेरे पास उसकी वजह से क्या हो जाएगा, मनी सप्लाई जो है वो अफेक्टेड हो जाएगा क्योंकि मैंने अपने पास कैश ही कम रखा, लेकिन मैंने क्या कर दिया, उसको डाइवर्शन कर दिया आगे, यानी मैंने कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर दिया, तो उधर मनी सप्लाई विल गो ऑन इंक्रीजिंग। जो कैपिटल रिक्वायरमेंट है, जो इन्वेस्टमेंट डिमांड है, जो फ्लो ऑफ मनी इन द कैपिटल फॉर्मेशन है, वो तो बढ़ जाएगा।
तो ये भी इफ़ेक्ट करता है कि आपकी इकोनॉमी में रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे अफेक्ट करता है। तो इसके लिए हमने लिखा है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट इट हैव पॉजिटिव इफेक्ट ऑन मनी सप्लाई। यानी इफ़ रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई, तो हमने क्या सोचा, मेरे पास होना चाहिए लेस, कम लिक्विडिटी होगा तो भी चलेगा, लेकिन मैं मनी सप्लाई ज़्यादा करूँगी, यानी ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करूँगी ताकि मुझे विथ रिटर्न विथ इंटरेस्ट मुझे ज़्यादा पैसा मिले। तो ये मनी सप्लाई को ज़्यादा फ्लो और सर्कुलेट करेगा। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट है पॉजिटिव इफेक्ट। लेकिन हमारे पास लिक्विड कैश क्या हो जाती है, कम, क्योंकि हम ज़्यादा डाइवर्ट कर देते हैं, यानी मनी सप्लाई फ्लो में ज़्यादा हो जाएगा, कैपिटल फॉर्मेशन ज़्यादा हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट आता है करेंसी डिपॉजिट रेशो। अब जब हम कहते हैं करेंसी डिपॉजिट रेशो, तो इसमें क्या होता है, जो ये हाई पावर्ड मनी है, हाई पावर्ड मनी यानी करेंसी नोट्स हो, कॉइन्स हो, लेकिन हम जनरली कहेंगे करेंसी। ये जो करेंसी है वो मोस्टली पब्लिक डिमांड करती है टू सेटिस्फाई वेरियस कंजम्पशन नीड्स, टू सेटिस्फाई सो मेनी डेली ट्रांजैक्शन डिमांड्स। वो अपनी डेली ट्रांजैक्शन डिमांड्स को वो सेटिस्फाई करते हैं। तो इसके लिए हाई पावर्ड मनी जो है, ये जो करेंसी है, वो ज़्यादातर पब्लिक जो है वो डिमांड करती है। और उसके साथ साथ जो बैंक्स हैं वो भी डिमांड करती हैं, उन्हें भी काफ़ी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करना रहता है। तो ये हाई पावर्ड मनी है, यानी करेंसी जो है वो डिमांडेड होता है, बाय पब्लिक हो या बैंक्स हो, वो ज़्यादा डिमांड करते हैं। बैंक्स जब डिमांड करते हैं तो अपने पास रिजर्व्स बना के रखते हैं। हम लोग जब पब्लिक डिमांड करते हैं तो हमारे पास कैश होता है, हमारे पास करेंसी होता है। और जब बैंक उनके पास डिमांड करके रखते हैं तो उनके पास रिजर्व्स चाहिए, उनके बहुत करेंसी के रिजर्व्स चाहिए। नाउ इफ़ मोर कैश इज़ डिमांडेड, अगर पब्लिक ज़्यादा कैश डिमांड करेगी, ध्यान से सुनना, अगर पब्लिक ज़्यादा कैश डिमांड करेगी, यानी हम चाहेंगे कि हमारे पास कैश ज़्यादा हो, तो हमने बैंक में कम पैसा रखवाया, यानी बैंक में डिपॉजिट्स कम हो जाएंगी, तो जो सप्लाई ऑफ मनी है वो रिड्यूस हो जाएगा। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि नहीं हमारे पास कैश कम हो, चलेगा, क्योंकि हमारी बैंकिंग हैबिट्स हैं, तो सप्लाई ऑफ मनी जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। तो ये भी अफेक्ट करता है। इसके लिए करेंसी डिपॉजिट रेशो, यानी हाई पावर्ड मनी जो है, जिसमें हम कहते हैं करेंसी, ये डिमांडेड होता है बाय पब्लिक, पीपल वही डिमांड करते हैं। और बैंक्स क्या डिमांड करती हैं, वो भी डिमांड करती हैं करेंसी को, लेकिन इन द फॉर्म ऑफ रिजर्व्स। उन्हें भी मनी के डिपॉजिट्स और रिजर्व्स की ज़रूरत रहती है, क्योंकि वो भी तो कैपिटल फॉर्मेशन और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करते रहते हैं। अब यहाँ मेन क्या फंडा है, अगर पब्लिक को ज़्यादा अपने लिए कैश चाहिए, यानी हमने बैंक में कम डिपॉजिट करवाया, तो सप्लाई विल बी अफेक्टेड, सप्लाई कम हो जाएगी। लेकिन हमको लगता है नहीं भाई, हमारे पास प्लास्टिक मनी है, हमारे पास डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, हमारे पास जीपे है, फ़ोनपे है, हम एयरटेल मनी ट्रांसफ़र है कर सकते हैं, तो क्यों हम अपने पास ज़्यादा कैश रखें, यानी मनी सप्लाई को बूस्ट कर रहे हैं, तो ज़्यादा कर रहे हैं, यानी करेंसी डिपॉजिट रेशो विल आल्सो अफेक्ट ऑन मनी सप्लाई। ये था हमारा 8th फैक्टर। क्लियर फ्रेंड्स। 9th है करेंसी सिस्टम। अब आपकी इकोनॉमी में आरबीआई कौन सा करेंसी सिस्टम एडॉप्ट करती है, वो भी आपके मनी सप्लाई को अफेक्ट करती है, क्योंकि अगर आपकी इकोनॉमी में वाइडर करेंसी सिस्टम है तो बट नेचुरल मनी सप्लाई विल बी मोर। तो कौन सा करेंसी सिस्टम, यानी ये भी इनडायरेक्टली अगर हम बात करें तो मॉनेटरी पॉलिसी है, उस पर ही अफेक्ट करता है। तो जो आपका करेंसी सिस्टम आपके इकोनॉमी में अडॉप्टेड होगा, यानी इंटरनली, वो आपके मनी सप्लाई पे अफेक्ट करेगा। जैसे हमने देखा था जब डीमोनेटाइजेशन हुआ था, तो डीमोनेटाइजेशन में स्पेशली 500 और 1000 के नोट्स बैन हो गए थे, तो उसकी वजह से जो ट्रांजैक्शन का लेवल था वो काफ़ी अफेक्टेड हुआ था, मनी सप्लाई अफेक्ट हो गई थी। तो ये सब इफ़ेक्ट आता है करेंसी सिस्टम में, हम क्या बदलाव ला रहे हैं, क्या चेंजेस ला रहे हैं, कौन सा आरबीआई उसमें चेंजेस ला रही है, तो इट विल टोटली अफेक्ट ऑन द मनी सप्लाई। यानी मॉनेटरी पॉलिसी हमारी आरबीआई वो हमेशा चाहती है कि इकोनॉमी का जो फ्लो हो, जो सप्लाई ऑफ मनी हो, वो स्मूथली हो एज़ पर द रिक्वायरमेंट, क्योंकि कोई इकोनॉमी नहीं चाहता कि प्रॉब्लम क्रिएट हो।
वो हमेशा एज पर द रिक्वायरमेंट हमारे मनी सप्लाई को सेटिस्फाई करते ही हैं। जबकि ज़रूरत पड़ती है तो दे विल इशू द न्यू करेंसी नोट्स, वो नए करेंसी, क्योंकि आरबीआई हैव अ एक्सक्लूसिव मनी पावर, उनके पास मोनोपोली है ऑफ द नोट इशू, वो हमें वो भी प्रोवाइड कर देते हैं। तो इसके लिए हमारा करेंसी सिस्टम जो है कौन सा किस कंट्री में अडॉप्टेड है वो भी मनी सप्लाई पे अफेक्टेड रहता है। क्लियर फ्रेंड्स? लास्ट पॉइंट, एक्सटेंट ऑफ मोनेटाइजेशन। तो पहले तो देखिए मोनेटाइजेशन का मतलब क्या। मोनेटाइजेशन मीन्स सिंपल यूज ऑफ मनी फॉर परचेजिंग वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज, कि आपको किस तरह की आदत है। मोनेटाइजेशन यानी आपको, मोनेटाइजेशन मीन्स यूज ऑफ मनी फॉर बाइंग गुड्स एंड सर्विसेज, क्योंकि इस तरह का आपकी इकोनॉमी में कैसे हैबिट्स हैं वो भी अफेक्ट करता है। अच्छा, जब हम देखते हैं एक्सटेंट ऑफ मोनेटाइजेशन, जब आपकी इकोनॉमी में यूज़ ऑफ मनी बहुत ज़्यादा है, हम ज़्यादा मनी यूज़ कर रहे हैं, ज़्यादा कंजम्पशन पे यूज़ कर रहे हैं, इट इज़ वेरी हाई, यानी डिमांड फॉर मनी इज़ हाई। जब डिमांड फॉर मनी इज़ हाई यानी परचेजिंग पावर इज़ आल्सो हाई। जब परचेजिंग पावर हाई है तो सप्लाई ऑफ मनी इज़ आल्सो हाई। देखो कितना इंटरकनेक्टेड है। तो एक्सटेंट ऑफ मोनेटाइजेशन विल आल्सो अफेक्ट सप्लाई ऑफ मनी, वो भी आपके सप्लाई ऑफ मनी पे अफेक्ट करता है माय डियर फ्रेंड्स। तो अगर पहले तो देखो मोनेटाइजेशन मतलब क्या। मोनेटाइजेशन मीन्स यूज ऑफ मनी फॉर परचेजिंग वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज। अगर एक्सटेंट ऑफ मोनेटाइजेशन हाई means need for cash is high, demand for money is high, यानी indirectly supply of money is high, and पूरा vice versa उल्टा। तो ये 10 फैक्टर्स हैं जो आपके सप्लाई ऑफ मनी पे अफेक्ट करते हैं। इसे हम डिटर्मिनेंट्स भी कहते हैं या फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई ऑफ मनी भी कहते हैं। लेकिन एग्ज़ाम में इट इज़ नॉट नेसेसरी कि यू राइट ऑल द पॉइंट्स, क्योंकि देखो बहुत सारी पॉइंट्स हो जाती हैं। जैसे हमने चॉइस ऑफ कम्युनिटी कहा, ये काफ़ी अच्छी पॉइंट है, या हमने फिस्कल पॉलिसी कहा, इसमें 4 पॉइंट्स हो जाती हैं। तो हमने उनको काफ़ी अच्छी तरह से प्रेजेंट किया है। मैंने आपको वैरायटी ऑफ पॉइंट, हर पॉसिबल पॉइंट को एक्सप्लेन करके दिया है। लेकिन एग्ज़ाम में आप कोई भी इसमें से आपने 7-8 पॉइंट्स भी लिखा, इनफ। ज़रूरी नहीं है हम सब लिखें, लेकिन जो आपको अच्छी लगे, इजी लगे, आप उनको अटेम्प्ट करो। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरह से जैसे जैसे मैंने उनको एक्सप्लेन किया, इन द सेम मैनर आई हैव प्रोवाइडेड इन माय नोट्स। Yes friend, if you like this video, please do share, and if you want my handwritten notes, the link is given in the description box. Thank you.